हेलो एवरीवन। देखिए अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करेंगे। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। देखो अभी आपने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या हुआ था कि कुछ अल्फा पार्टिकल रिट्रेस हो गए थे अपने पाथ पे जो कि सेंट्रल लाइन से जा रहे थे, ठीक है। तो वो क्या हुआ था उनमें कि वो न्यूक्लियस थे थोड़ा सा पहले ही क्या हो गए थे, रिट्रेस हो गए थे, मतलब बैक हो गए थे। तो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और जहाँ से ये बैक हुआ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब वो कितना पास आया यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब ये न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से बैक हुआ है, तो ये कितना पास आया इस न्यूक्लियस के, ठीक है ना। मतलब यहाँ न्यूक्लियस से ये इसकी दूरी है, ठीक है, तो हम यही बोलेंगे ना कि कितना पास आया इसके, ठीक है ना, इतना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना पास आके वो वापस गया, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस देन अ स्टेज कम एट विच अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स पाथ एंड दैट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द कौन सा, न्यूक्लियस से, एंड टू फ्रॉम अल्फा पार्टिकल, एंड टू फ्रॉम वेयर अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ, और जहाँ से उसने अपना पाथ रिट्रेस किया, जैसे मान लो यहाँ से रिट्रेस किया, ठीक है। तो ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस से, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट से लिखा हुआ है हमने, ठीक है। और ये जो भी ये चीज़ें आपके सामने हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है इसको इस तरीके से देखना, जैसे ये मेरा हाथ है इस तरीके से, जैसे पहले भी टॉपिक में मैंने गोल्ड फॉइल रखी थी, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल भी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ना कि वो ऐसे बनी हुई है, समझ रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ भी ये न्यूक्लियस इस तरीके से है और यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आया, समझ रहे हो, और यहाँ से क्या हो गया, बैक हो गया, समझ रहे होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स पाथ व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। देखो अल्फा पार्टिकल रिट्रेस कब करता है अपना पाथ, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, टोटली पोटेंशियल एनर्जी में, समझ रहे हो। देखो खुद भी समझो आप, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूवमेंट वाली, ठीक है। अब यहाँ पर आके क्या हुआ है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गई, तो वो आगे मूव तो नहीं करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है अब यहाँ पर क्या हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये यहाँ से बैक ट्रेस हुआ, समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। क्योंकि देखो आपको पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पर ये क्या हुई है, जीरो ही, लेकिन कन्वर्ट हो गई फिर, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट हुई, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्या इतनी बात समझ में आई है। तो इसकी हम यहाँ पर ड्राइव भी कर सकते हैं फॉर्मूला आर नोट के लिए। आर नोट क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हुई है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। वी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है मान लो ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो आपको पता है V इज इक्वल टू में डब्ल्यू बाई क्यू होता है, मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। और अगर यहाँ से मैं वर्क का फॉर्मूला निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, और पोटेंशियल इंटू चार्ज और इक्वल टू ये वर्क, वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी, और इसी को मैं क्या बोल दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी बोल दूंगा वर्क को। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो देखो पोटेंशियल क्या होगा, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आपको याद है वो होता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसके लिए पोटेंशियल देखो यहाँ पर क्या बनेगा, चार्ज कितना होगा इस पे, इस न्यूक्लियस चार्ज कितना होगा, तो अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, ठीक है। तो वो मान लो Z है, ठीक है, इधर इस पे न्यूक्लियस पे, ठीक है जी। Z है इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर है तो मतलब नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, ई चार्ज होता है, ठीक है। मान लो इस पे 10 है, ठीक है ना, 10 प्रोटॉन है, तो 10 इंटू में ई कर देंगे, ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा इस पर। अब इसी तरीके से हमने ये जेड लिख दिया, मतलब जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर की इसके इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी। यहाँ तो हमें प्रोटॉन की बात चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट है। समझ रहे हो ये चीज़ या नहीं, बता दो जरा, इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू में कितना हो गया इसके, Z है एटॉमिक नंबर, और क्यों बोला है कि हमने, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है। अब आप कहोगे न्यूट्रॉन भी तो है, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना, उसको तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो सिंपल हम प्रोटॉन को ही कंसीडर करेंगे। तो प्रोटॉन के लिए हमने लिख दिया एटॉमिक नंबर और साथ में ये चार्ज, ठीक है ना। चार्ज तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, अब जितने भी प्रोटॉन होंगे मल्टीप्लाई बाय चार्ज। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज ई। तो यहाँ 10 है तो 10E, 50 है तो 50E, समझ रहे होंगे ना बात को इसको, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान में रखना, Z क्या होता है हमारा, एटॉमिक नंबर होता है, और जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर है, तो हमें पता चलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसलिए हमने ये Z लिख दिया यहाँ पर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला है V इंटू में Q। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा इसका अगर हम देखें तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज अभी बताया हमने ZE, इस वाले फॉर्मूले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे डिस्टेंस भी होता है इसमें R,
ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना लेंगे हम, ये आर नोट लेंगे, ये अल्फा पार्टिकल और ये न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर नोट आ जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो। और इनटू में क्या है, फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है ना, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, पोटेंशियल का तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर ये एक और चार्ज है, ये चार्ज कौन सा है हमारा, अल्फा पार्टिकल पे है जो। तो अल्फा पार्टिकल पे मैंने आपको बताया था, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट करता है 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे है, तो 2 प्रोटॉन है तो 2e हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसमें, 2e। समझ रहे होंगे बात को, ये कैसे आया, कैसे लिखा है हमने। ठीक है। तो यहाँ से देखो आर नोट की वैल्यू निकालनी है, तो आर नोट इधर ले जाओ और ये एज इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE, ये 2e आ गया यहाँ पर, और ये आर नोट इधर चला गया, तो नीचे क्या आ गया, ये हाफ mv²। और हाफ mv² क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, आर नोट इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE, यहाँ ZE, और ये कितना है 2e अपॉन में काइनेटिक एनर्जी को मैं यहाँ पर E से लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, आर नोट, क्योंकि ये डिस्टेंस ही था हमारा। ठीक है, कर लोगे इसको। अब देखो नेक्स्ट है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर कहाँ यूज़ होता है, देखो इम्पैक्ट पैरामीटर अगर अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है, ठीक है ना, तब इम्पैक्ट पैरामीटर यूज़ होता है। और ये एक्चुअली इसलिए यूज़ होता है, ये देखना होता है कि ट्रेजेक्ट्री क्या है, ठीक है ना, मतलब इसका पाथ कैसा है अल्फा पार्टिकल का। तो देखो जरा, जैसे ये अल्फा पार्टिकल का हमने ले लिया वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे, ठीक है। अब इससे जो वेलोसिटी वेक्टर है, इससे सेंट्रल लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, इसका ये सेंट्रल लाइन है, और ये अल्फा पार्टिकल का क्या लिया हमने, वेलोसिटी वेक्टर, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस सेंट्रल लाइन पे ये परपेंडिकुलर ही हुआ ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। समझ रहे हो आप बात को या नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, ये देखो कैसे मूव कर रहा है यहाँ पर, और ये इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रही है, इसमें कितनी हो रही है, ये थीटा की हो रही है, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखना, जितना ये बी छोटा होगा, मतलब ये बी मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, उतनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी, ये आप खुद भी समझो ना बात को। अगर ये डिस्टेंस ही ज़्यादा हो गया तो ये इसके पास तो जब ऐसे निकलेगी लाइन तो इससे दूर ही हो रही है, तो डिफ्लेक्शन कम ही होगी, क्योंकि इसकी भी तो कुछ रेंज ही होगी ना उसको डिफ्लेक्ट करने की, ये थोड़ी कि कितनी भी दूर करो वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। डिस्टेंस भी मैटर करता ही है ना यहाँ पर, समझ रहे होंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए अगर ये इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी, और अगर ये इम्पैक्ट पैरामीटर जो है कम है तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था वो ये दिया था, जो कैलकुलेट किया था रदरफोर्ड ने, वो क्या था, बी इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का स्क्वायर है, ये सिर्फ जेड का स्क्वायर नहीं है, जेड इंटू में ई का स्क्वायर है, कोट थीटा/2 और अपॉन में हाफ mv²। और इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते थे, हाफ mv² को ई से भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले में। क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी लर्न कर लेना आप, ठीक है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है, कर लोगे इसको। अब जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, ठीक है। तो इसमें हम एनर्जी देखेंगे इलेक्ट्रॉन की कि कितनी एनर्जी से बाउंड होता है वहाँ पर, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे, ये डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।